हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में। ये इस सीरीज का दोस्तों पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट डिस्कस किए हैं और उनमें मैंने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में या फिर लोक अदालत के बारे में क्वेश्चन के माध्यम से आपसे डिस्कस किया था। दोस्तों इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 साइंस के भी आपके लिए क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसमें मैंने दोस्तों फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के क्वेश्चन दोस्तों आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। वो सभी के सभी दोस्तों मैंने 2 पार्ट में अपलोड उसमें कर दिए हैं, आप चाहे तो जाकर उनको देख सकते हैं। दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, सीडीएस या फिर एनडीए सीपीएफ के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको सभी को मैंने इसमें कंबाइन कर लिया है। पॉलिटी के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपसे इसमें जो इस लेक्चर है ये पार्ट नंबर 3 है, इसमें मैं आज पूछूंगा। और दोस्तों ये जो लेक्चर होगा, सारा का सारा जो लेक्चर होगा ये फोकस होगा राष्ट्रपति के ऊपर, यानी कि इसमें जितने भी राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आज मैं इसमें आपसे पूछने वाला हूं। प्रेसिडेंट की इलेक्शन क्या होता है और किस प्रकार से वो कंडक्ट होता है, पावर क्या होती है, किस प्रकार से प्रेसिडेंट हमारे फंक्शन करते हैं, क्या क्या उनकी पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर या इकोनॉमिक पावर क्या क्या होती है, वो सभी के सभी दोस्तों आज इस लेक्चर में आपके क्लियर होने वाली है। अब दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को जरूर सपोर्ट करें जिससे कि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों अपना लेक्चर को पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा में निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं और ये आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है और कितना आप आगे इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकाय का विघटन। इसका जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो इन दोनों का विघटन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसकी अनुशंसा पर, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन को जब उद्घोषणा हो जाती है तो इन चीजों का विघटन नहीं होता है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। अब दोस्तों ये तो हो गया आप हिंदी में, अब ये इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रेसिडेंट्स के बारे में जो हमारे संविधान के अंतर्गत दिया गया है उनके प्रावधान के बारे में आपको बता देता हूं। आर्टिकल 52 में अंदर दोस्तों क्या कहा गया है कि हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होगा, यानी कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा, सॉरी। और हमारे देश के अंदर जो भी मतलब जो आर्टिकल 53 है इसमें यूनियन की पावर होगी। और जो 54 है दोस्तों वो जो प्रेसिडेंट है यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका किस प्रकार से इलेक्शन होगा वो 54 के अंतर्गत दिया गया है। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका इलेक्शन प्रेसिडेंट कैसे होगा और ये सभी के सभी जो प्रावधान दिए गए हैं 52 से लेकर लगभग 70 तक, इसमें सभी के सभी प्रावधान राष्ट्रपति के अंतर्गत जो भी आते हैं हमारे संविधान के अंदर वो सब दिए गए हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ये बात इसमें कही गई है, आप इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां और प्रधानमंत्री के नाम से ही हुई कही जाएंगी। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दीजिए। और दूसरा आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो जो ऑप्शन नंबर बी इसमें कहा गया है, यानी कि जो स्टेटमेंट 2 है ये प्रधानमंत्री के नहीं, ये राष्ट्रपति से कहा हुआ है। जो भी कार्य करता है, जो भी हमारी जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति के अधीन ही होके सब कार्य करते हैं, ध्यान रखना है। अगर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारे देश का, यूनियन ऑफ इंडिया का, यानी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, और हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उसका क्या होगा दोस्तों। इसमें आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या है कि ऑप्शन नंबर ए, उस राज्य की विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधिक प्रोज्य होगी। ऑप्शन नंबर सी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बन सकता है या बना सकता है।
ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद या उसके द्वारा प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य हो जाएगी। जब राष्ट्रपति 356 किसी राज्य के शासन लगा देता है, ये भी दोस्तों अगेन 356 के रिलेटेड जो संविधान के अंदर हमारे प्रावधान दिए गए हैं, जब इमरजेंसी या फिर किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो ये उसकी शक्तियां दी गई हैं। अब दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन है। ये पूछा गया है आपसे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के मूल्य से अधिक होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्येक एमएलए जो होंगे उनका जो वोट होगा उनके अलग अलग राज्यों में उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। सबसे पहली बात है दोस्तों, मैं बात करूंगा राष्ट्रपति के बारे में, सारी की सारी बातें करूंगा। ये तो मैंने आपसे क्वेश्चन कराए हैं, अब क्वेश्चन के माध्यम से अब मैं आपको सारी की सारी बातें आपके डिस्कस करूंगा और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति है वो कैसे वर्क कर रहा है और उसकी पावर क्या क्या है। पहले तो दोस्तों मैं बात करता हूं, हमारे देश के अंदर संविधान के अंदर 52 में उल्लेख किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह भी उल्लेख किया गया कि राष्ट्र में शक्तियों केंद्र के होगा और उन शक्तियों का जो प्रयोग होगा दोस्तों वो संविधान के विधि के अनुसार करेगा। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है जिसके नाम से भारतीय संघ के समस्त कार्य संपन्न होगा। जबकि शासन की जो वास्तविक शक्ति होती है दोस्तों वो मंत्रिपरिषद से निहित होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का संविधान का जो प्रधान होता है, ठीक है। अब तक के राष्ट्रपतियों का जितना भी क्रमानुसार है वो सब के सब, जैसे सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से लेकर और 1962 तक उनका कार्यकाल रहा है। सबसे ज्यादा वर्ष तक वो ही रहे हैं, 12 वर्ष तक। जब उनकी मृत्यु हो जाती है 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन आते हैं, 1962 से लेकर 1967 तक उनका कार्यकाल रहता है। ऐसे ही इसी प्रकार से चलते रहते हैं। अब दोस्तों इनकी योग्यता के बारे में बात करता हूं। इसकी योग्यता क्या होती है? राष्ट्रपति के लिए जो योग्यता रखी गई है हमारे संविधान के अनुच्छेद के अंदर 58 के अंतर्गत रखी गई है, वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की वो आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र सरकार के राज्य के अंतर्गत किसी के भी लाभ पर पद पर आसीन न हो। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 58(2) के अंतर्गत यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर आसीन होगा वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। संविधान में यह भी स्पष्ट उल्लेख है दोस्तों कि राष्ट्रपति न तो संसद के और न ही किसी सदन और न ही राज्य विधानमंडल का सदस्य होगा, और यदि इन विधायकों का कोई सदस्य राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उस समय सदन से उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निर्वाचन के संबंध में बात करते हैं कि निर्वाचन किस प्रकार से होता है। दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एकल मत पद्धति संक्रमण प्रणाली के द्वारा होता है, यानी कि इसका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्टली जिस प्रकार से हम अपने प्रधानमंत्री को, अपने संसद को चुनते हैं, ऐसे हम अपने राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं। जैसे हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, इसको डायरेक्ट वोट नहीं डालते हैं। इनको जो वोट डालते हैं दोस्तों वो हमारे एमपीज होते हैं, हमारे एमएलए होते हैं, राज्यसभा के सांसद होते हैं और लोकसभा के सांसद होते हैं, और जो राज्य विधानसभा होती है उनके एमएलए इसको वोट करते हैं। ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों के संबंध में समान स्थितियों को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। और दोस्तों संसद के जो मतों होते हैं राज्य की विधानसभाओं के कुल सदस्य के मतों के समानता को स्थापित करने के लिए संविधान बनाने में एक अनोखा तरीका अपनाया गया है। मैंने आपको दोस्तों इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था, भारत के जो हमारे राष्ट्रपति है उनका जो निर्वाचन होगा वो किस प्रकार से होगा। अब देखिए दोस्तों, जब एक एमएलए की वैल्यू को निकाला जाता है किसी राज्य के अंदर, हमारे अपने देश के जो 28 राज्य हैं उनमें अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग एमएलए होते हैं, और उनकी वैल्यू की, वोट की जो वैल्यू होती है दोस्तों, विधायकों की जो वैल्यू होती है वोट की, वो अलग अलग होती है। कैसे होती है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि जितनी भी किसी, अब हमें निकालनी है उत्तर प्रदेश राज्य की निकालनी है, 20 करोड़ उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या है और उसमें एमएलए कितने हैं, 400 मान लेते हैं। वैसे तो 4 से 3 है लेकिन 400 मान लेते हैं। तो इस मिलाकर इसमें क्या होगा दोस्तों,
कि एक वैल्यू निकालने के लिए आपको उसको भाग देना पड़ेगा, किसको, जनसंख्या को, और उनकी जो एमएलए होते हैं उनकी वोट को। भाग देने पर आता क्या है, 500 आता है। तो 500 को आपको 100 से गुना करना होगा, यानी कि 1000 से। तो अब क्या होगा दोस्तों, तो उससे इसकी वैल्यू, एमएलए की वैल्यू निकल के आएगी। फिर एमपी की वैल्यू भी इसी प्रकार से निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट असाइन टू एमएलए अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज। तो इस प्रकार से दोस्तों एमपी की और एमएलए की जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारे देश के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित होती है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। इससे भी कहीं ना कहीं पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपसे मैंने पहले भी पूछा है, आप इसको देख सकते हैं। ये वोट के बारे में दोस्तों, कि जो एवरी एमएलए होते हैं अलग अलग स्टेट में, उनकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब दोस्तों इनकी शक्तियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनकी शक्तियां, उनकी पावर कैसे कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों इसमें राष्ट्रपति की शपथ की। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति का जो वेतन होगा दोस्तों, हमारी जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, जिससे पहले मैंने आपको भी एक लेक्चर के माध्यम से बताया था कि जो हमारे राष्ट्रपति का जो वेतन है, जो बड़े जैसे न्यायाधीश हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं और चीफ जस्टिस होते हैं, उनका सभी का जो वेतन होता है वो संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति की जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और 5 वर्ष के बाद ही उनका फिर से पुनः निर्वाचन होता है। जो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे राष्ट्रपति थे दोस्तों जो पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। और सबसे पहले दोस्तों जब राष्ट्रपति को चुना जाता है, जो हमारे देश जब आज़ाद होता है 1950 में, हमारा जो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान होता है वो लागू होता है, उस टाइम से लेकर हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जो अपना वेतन रखा था दोस्तों उस टाइम पर 20,000 रुपये था, और उन्होंने अपने वेतन में सिर्फ 2,500 रुपये ही लिए थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये पावर है सारी की सारी जो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करती हैं। कौन कौन सी पावर है दोस्तों, लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, अपॉइंटमेंट पावर है, फाइनेंशियल पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, मिलिट्री पावर है, पार्डनिंग पावर है, और इमरजेंसी पावर है। ये दोस्तों सरकार, ये हमारे जो संविधान है, संविधान के अंतर्गत साफ साफ मेंशन है कि राष्ट्रपति को इन पावरों को एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, अब मैं पहले बात करता हूं दोस्तों, जब राष्ट्रपति को विमुक्त यानी कि उनका इम्पीचमेंट किया जाता है, उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है कि किस प्रकार से उनको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोस्तों 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो त्याग पत्र देने से, कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा अपनी स्वेच्छा से वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं तब भी वो हट सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दोस्तों इम्पीचमेंट लगाकर समय से पूर्व पद यानी कि उनको हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है, और महाभियोग लगाने के लिए दोस्तों लगाने का जो संसद के सदस्यों की संख्या का 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। पहले दोस्तों जब ये प्रस्ताव इम्पीचमेंट लाया जाता है, जो सदस्य होते हैं उनका 1/4 हस्ताक्षर करना महाभियोग के ऊपर अनिवार्य है, और अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाला सदन उस पर विचार करेगा, और फिर उस सदन को 2/3 बहुमत के उसको स्वीकार करेगा। फिर दोस्तों जिसमें अगर लोकसभा में वो पास हो जाता है, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में पास होने के बाद फिर इम्पीचमेंट लागू हो जाएगा, जब महाभियोग स्टार्ट हो जाता है किसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर। एक होता है दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देने से, महाभियोग स्वीकृत होने से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तब भी दोस्तों क्या होता है, उपराष्ट्रपति द्वारा इसका जो कार्यकाल है उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार से हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब उसके शक्तियों के बारे में बात करते हैं। कार्यपालिका दोस्तों अनुच्छेद 53 के अंतर्गत भारतीय संघ की जो समस्त कार्यपालिका होती हैं शक्तियां राष्ट्रपति से ही निहित होती हैं। जो इनका प्रयोग है दोस्तों वह स्वयं ही अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका है दोस्तों वो लगभग ऐसी हैं, लगभग 12 कार्यपालिका के मैं आपको बारे में बताऊंगा। इसमें जो संघ की कार्यपालिका है वो शक्ति का विस्तार उन सभी क्षेत्रों तक है जो संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, और समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य जो होता है वो राष्ट्रपति के ही किए जाते हैं। जितने भी कार्यपालिका जो करती है हमारे देश के अंदर, जो लोकसभा है यानी कि हमारे देश के अंदर आज के समय में बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी सरकार चला रही है, तो वो जितने भी कार्य करती है दोस्तों वो राष्ट्रपति के अधीन यानी कि राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य संपन्न करती है।
और प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। वह मंत्रियों के बीच का जो कार्यों का विभाजन होता है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है। और मंत्रिपरिषद के लिए किए गए निर्णयों का व्यवस्थापन, प्रस्ताव की जानकारी उसे प्रधानमंत्री से प्राप्त करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद में विचाराधीन रखवा सकता है। और नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति की जो शक्ति होती हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करना, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करना, राज्यपाल की नियुक्ति करना, केंद्र शासित के जो कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति करना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करना, कंप्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करना, ये सभी की सभी जो नियुक्ति की जाती है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और दोस्तों जैसे आपने आयोग देखे होंगे, संघ लोक सेवा आयोग है, राजभाषा आयोग है, चुनाव आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, और जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं इनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति के जो पदाधिकारी होते हैं उनको हटाने का भी अधिकार है, किंतु न्यायाधीश व संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो विशेष प्रक्रिया है वो संसद के द्वारा हटाया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रपति का राष्ट्र का प्रधान होता है दोस्तों, वह विदेशों में भारत के राजदूतों, प्रतिनिधित्व और नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है, ये बात मैंने आपको बताई। विदेश में राजदूत जो होते हैं, हमारे जो एम्बेसडर होते हैं, कूटनीति प्रतिनिधि होते हैं, उनका जो स्वीकार करता है ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को युद्ध सदा संधि करने का भी अधिकार है। ये सारी की सारी जो बातें हैं दोस्तों, आपको इनको लिखते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विधायी शक्ति के बारे में बात करते हैं। ये तो दोस्तों मैंने करी लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। अब एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात करते हैं। विधायी शक्ति क्या होती है दोस्तों? राष्ट्रपति की शक्ति का केवल कार्यपालिका क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति 2 सदनों को मिलकर बनेगी। इसमें राज्यसभा लोकसभा होंगे। इस प्रकार संसद का अभिन्न है और यह संसद का सदस्य भी नहीं है। फिर भी निम्नलिखित जो इसकी शक्तियां हैं वो किस प्रकार की हैं? वह संसद के दोनों सदनों के अधिवेशनों को आहूत करेगा, ठीक है, और स्थायी जो एडजर्न भी होता है उसको स्थगित भी कर सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह लोकसभा को भी भंग कर सकता है और राष्ट्रपति को दोनों सदनों के अलग अलग संयुक्त बैठक में अभिभाषण देने का भी अधिकार है। वह किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है और अमेरिका में भी राष्ट्रपति को कांग्रेस में संदेश भेजने का अधिकार है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र विशेषज्ञ होते हैं। लोकसभा में अंगल भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो कि अब समाप्त कर दिया गया है, ये भी पहले इसका जो अधिकार होता था दोस्तों राष्ट्रपति के पास था। किसी भी विधायक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये सारी की सारी पावर दोस्तों विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं इसके जुडिशियल पावर की, यानी कि न्यायिक शक्ति की। ब्रिटेन और अमेरिका के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनकी भांति राष्ट्रपति को हमारे जो देश का राष्ट्रपति है उनको भी न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है। जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, जैसे न्यायालयों द्वारा जो दंडित व्यक्ति होते हैं, जो कोर्ट के द्वारा जिनको दंड दिया जाता है उनको अक्षमा प्रदान करना, पार्डन करना, या फिर उनका जो ज़्यादा उनकी सजा काट रहे हैं उनको कम करना, ये सभी की सभी शक्तियाँ दोस्तों न्यायिक शक्तियाँ के अंतर राष्ट्रपति को दी गई है। उन सभी अवस्थाओं में जिसमें जैसे सैनिक न्यायालय है, कोर्ट मार्शल जिस पर दंड दिया गया है उसको भी माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, और उन पर सभी जो जितने दंड किसी कानून के उल्लंघन करने के लिए मिला हो उनके दोस्तों वो न्यायिक शक्ति यानी जुडिशियल पावर के अंतर्गत आते हैं। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ अपॉइंटमेंट पावर की, मैंने आपको बात बताई। अब मैं फाइनेंशियल पावर की बात करता हूँ। राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियां हैं वो किस प्रकार की है? राष्ट्रपति दोस्तों प्रतिवर्ष संसद में बजट प्रस्तुत करने की आज्ञा देता है और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की अनुमति से ही दोस्तों संसद में पूरक, अतिरिक्त और आपदाकालीन अनुमोदन यानी कि सप्लीमेंट्री एडिशन एंड द एक्सेप्शनल ग्रांट की भी मांग की जा सकती है। कंटिजेंसी फंड का राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण रहता है। इस निधि से वह एक किसी भी आकस्मिक विधि के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना ही सरकार को धन दे सकता है। किसका ऊपर रहता है दोस्तों? जो कंटिजेंसी फंड होते हैं, 3 प्रकार के फंड होते हैं। एक होता है दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक फंड। कंसोलिडेटेड फंड के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया कि सरकार का सबसे ज्यादा नियंत्रण होता है। वहीं कंटिजेंसी फंड के अंदर दोस्तों जो आकस्मिक निधि हो वो राष्ट्रपति के अधीन आती है। इसमें अगर राष्ट्रपति को लगता है कि सरकार को इस पैसे की जरूरत है तो सांसद जो राष्ट्रपति होते हैं वो इस पैसे को निकालकर सरकार को दे सकते हैं। ये दोस्तों अधीन होता है किसके? राष्ट्रपति के अधीन होता है। इनकम टैक्स से प्राप्त धनराशि के राज्यों के बीच बंटवारे का निश्चय भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रपति समय समय पर दोस्तों फाइनेंशियल कमीशन की नियुक्ति करता है और यह आयोग परामर्श देता है कि करों से प्राप्त होने वाली आय का संघ और राज्यों के बीच अनुपात में बांटा जाए। ये दोस्तों कार्य होते हैं वित्तीय शक्ति के अंदर जो राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। अब दोस्तों जो उसकी और शक्तियां हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति 2 या 2 से अधिक जो राज्य होते हैं उनके राज्यपाल की नियुक्ति करता है, लोक सेवाओं के संबंध में नियम बना सकता है, अनुसूचित जाति जनजातियों की सूचीबद्ध करवा सकता है, राष्ट्रपति विशेष मामलों में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने को कह सकता है, राष्ट्रपति किसी भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं उच्चतम न्यायालय में परामर्श की मांग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलिट्री पावर, पार्डनिंग पावर के बारे में बता दी, इमरजेंसी पावर के बारे में बता दी, मैंने डिप्लोमेटिक पावर के बारे में आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया। अब दोस्तों मैं बात करता हूं उसमें इमरजेंसी पावर के बारे में, क्योंकि अभी इमरजेंसी के पावर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जब कोई भी आपातकालीन स्थिति बन जाती है तो 3 प्रकार से इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एक होता है दोस्तों अनुच्छेद 352 के अधीन, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह में हालत, भारत देश के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण उत्पन्न हो जाता है, कोई विदेशी शक्ति भारत पर आक्रमण करती है, तो अनुच्छेद 52 के तहत दोस्तों 352 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगा सकते हैं। और 356 के अंदर दोस्तों राज्यों में वैधानिक शासन की असफलता, अगर किसी राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर 28 राज्य हैं, उसमें किसी देश पे, हमारे देश के अंदर राज्य के अंदर कोई वैधानिक शासन की असफलता हो जाती है तो अनुच्छेद 356 के तहत वो राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और अनुच्छेद 360 के तहत, जो कि अब तक नहीं लगाया गया है, जिसको अब तक नहीं यूज किया गया, आर्थिक संकट जब उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति जो शासन लग सकता है वो इसको शासन लगा सकते हैं। ये 3 प्रकार के दोस्तों शासन है जिसको आप इमरजेंसी पावर कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये सब बातें दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, जितनी भी मैंने इसके पावर के बारे में बताया, क्योंकि सरकार के द्वारा दोस्तों जितने भी हमारे देश के अंदर जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो कार्यपालिका के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। न्यायिक शक्ति के द्वारा जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के अधीन ही होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है इनको। अब राष्ट्रपति के जो वास्तविक स्थिति होती है दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि 44 संविधान संशोधन से पहले एक प्रश्न बना था कि राष्ट्रपति एक वास्तविक स्थिति क्या है, मतलब कैसे राष्ट्रपति का क्या पद है। तो जब 44वां संविधान संशोधन लाया जाता है उसके बाद दोस्तों उसको सिर्फ एक संवैधानिक प्रधान कहा जाता है और मंत्री परिषद के निर्णय लेने के लिए वो बाध्य हो जाता है। जब 44वां संविधान संशोधन लाया जाता है, जब वह ब्रिटेन के सम्राट के सिर्फ एक नाममात्र का प्रधान ही उसको बनाया जाता है, राष्ट्र का एक प्रतीक ही उसको माना जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे, वो राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वह राज्य का प्रधान है, न कि कार्यपालिका का। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है, शासक नहीं है। और प्रशासन में उसका एक चिन्ह के रूप में, सिर्फ मोहर के समान के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ये दोस्तों कहा था हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उनके द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संवैधानिक अध्यक्ष भी इसको माना गया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं का वास्तविक इरादा जो था दोस्तों, राष्ट्रपति को केवल संवैधानिक प्रधान ही बनाना था। वह कुछ कथनों से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करते हुए संविधान सभा में कहा था कि भारत के प्रारूप संविधान में भारत का संघ अध्यक्ष जिस अधिकारी को बनाया गया है उसे संघ का राष्ट्रपति कहा गया है। ठीक है, और अलग अलग दोस्तों सभी के द्वारा ये सब बातें की गई हैं। और जो हमारे पूर्वता, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हुए, उन्होंने अलग अलग प्रकार से राष्ट्रपति की परिभाषा दी है। दोस्तों ये सब बातें मैंने आपसे की हैं, राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बताया। इससे अगले लेक्चर में दोस्तों ऐसे ही पद के बारे में मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। और दूसरी बात दोस्तों, जो मैंने आपसे इसमें क्वेश्चन कराए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति के बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन UPSC के अंदर, CAPF के अंदर, या फिर CDS, NDA, EPFO के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी के दोस्तों लेक्चर सीरीज है और इसमें आगे आने वाले समय में वो सभी के सभी टॉपिक डिटेल से चर्चा करता रहूंगा, जिससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जितनी भी दोस्तों मैंने आपके इसमें बातें बताई हैं, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।